नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विज़ेस जो हम लगातार देख रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए अपने नेक्स्ट ईयर वाले, उसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले जितने भी वीडियोस हो चुके हैं, प्लीज आपने अब तक नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज के। हमारे पास क्वेश्चन है कि राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी, हमको ये बताना है। ठीक है, तो जो कॉमनवेल्थ अभी रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तो कॉमनवेल्थ बेसिकली है क्या, तो ये बेसिकली एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है। एज ऑफ नाउ अगर हम देखेंगे तो लगभग 56 कंट्रीज हैं जो इसका मेंबर हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो ये एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है जिसकी फाउंडेशन हुई, मतलब इसके जो एक दो क्रम थे जिसके द्वारा कह लीजिए इसकी फॉर्मेशन हुई। जैसे 1926 में एक जो है लंदन में ही बाल्फोर डिक्लेरेशन हुई थी इंपीरियल कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उसके बाद 1931 में एक स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर जो है इसको अडॉप्ट किया गया, जिसके द्वारा ये राष्ट्रमंडल जो है कॉमनवेल्थ, इसकी स्थापना की गई है। तो यहाँ से हम सी ऑप्शन को चूज करेंगे। अभी रिसेंटली देखिए क्वीन का डेथ हुआ है, तो अब जो ये कॉमनवेल्थ है इससे यूके और इंडिया के रिलेशन और इन सब से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप उसको एक बार देखें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये चीजें हो सकता है पूछी जा सकती हैं आपसे। नेक्स्ट है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। यानी कि आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के बारे में पढ़ते होंगे, जहां से मेजरली ये इकोनॉमिक सेंटर्स होते हैं एक्सपोर्ट के लिए, एक हब समझ लीजिए इसको। ठीक, तो अगर हम बात करें एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हमारा है, तो ये इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया था कांडला, गुजरात में। ठीक, इन ईयर 1965। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी वाला। ठीक, अगला है सहभागिता नोट्स किससे संबंधित हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। कई बार आपको पी नोट्स के रूप में जो है ये लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए पी नोट्स होते क्या है कि मान लीजिए कोई ओवरसीज इन्वेस्टर है जो चाहता है इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। ठीक, तो ऐसे लोगों को बिना मतलब इंडियन मार्केट में वो इन्वेस्ट करना चाहता है विदाउट रजिस्टरिंग विद द सेबी। ठीक है, क्योंकि सेबी ही रेगुलेट करता है हमारे स्टॉक मार्केट्स वगैरह को इंडिया में। तो ऐसी कंडीशंस में जो हमारे कुछ रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनको बोला जाता है, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कह लीजिए, तो ये लोग पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू करते हैं ऐसे ओवरसीज इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो ये इसी से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा एक्ट जो है किस वर्ष से लागू किया गया है ये बताना है। तो ये जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था 1999 से, जो है दिसंबर 99 से ये जो है इफेक्ट में है। इससे पहले एक एक्ट होता था फेरा एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1974 का, उसको रिप्लेस किया था इसने। और जो WTO की गाइडलाइंस है कह लीजिए फॉरेन एक्सचेंज को मैनेजमेंट के क्रम में, उसी के कॉन्फ्रेंस में इस एक्ट को बनाया गया। और बाद में जो है फेमा एक्ट के ही द्वारा जो हमारा ये वाला एक्ट बना है, क्या बोलते हैं इसको, PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 वाला। ठीक, तो वो भी इसी में चल के आगे बनता है, तो इस सबको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ कि रिसेंटली अभी जो लोग इसी फेमा एक्ट के तहत जैसे जो फॉरेन में लोग हैं तो उनको इंडिया में जो पैसे मान लीजिए भेजते हैं रेमिटेंसेस, तो कितने अमाउंट तक जो है बिना यूनियन होम मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म किए बगैर वो भेज सकते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक अभी रिसेंट अपडेट था, तो आप जरा बताइए वो अमाउंट जो है मिनिमम कितना है जो बिना बताए आप जो है भेज सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया PMLA वाला कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 2000, यहाँ पे 2002 होगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है। ठीक, तो ये जो है कब से इफेक्ट में आया है ये बताना है हमको। तो ये बना था आपका वर्ष 2002 में ही, परंतु ये जो इफेक्ट में आया है ये 1 जुलाई 2005 से। ठीक, जो हमारे मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस हैं उन सबसे डील करने के लिए। तो यहाँ से हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, सी वाला। ठीक,
एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी ये बताना है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या, एक हमारा इंटरनेशनल जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इसका मेजर जो फोकस होता है वो ह्यूमन राइट्स पे होता है विश्व में, और इसकी स्थापना हुई थी मई 1961 में। ठीक, तो सी ऑप्शन को चूज करेंगे। 11 सितंबर 2022 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 17A परियोजना के तीसरे युद्धपोत का जलावतरण किया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है हमको ये बताना है। तो देखिए प्रोजेक्ट यहाँ पे 17A जो है इसको स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ष 2015 में, जिसमें टारगेट ये था कि टोटल जो है 7 ऐसे हमारे जो है ये जो वॉरशिप और स्टेल्थ शिप होते हैं इसको डेवलप करना है विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 50,000 करोड़ रुपीस, है ना, 50,000 करोड़ रुपए का इसमें पूरा एस्टिमेटेड जो है कॉस्ट था। और इसमें अभी तीसरा जो है इसको यहाँ पे मझगांव डॉक शिप जो बिल्डर्स लिमिटेड है इन्होंने मुंबई में इसको जो है इनॉग्रेट किया है। तो इसका नाम है तारागिरी। ठीक, सी ऑप्शन। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यानी कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, इनके द्वारा अभी स्वच्छ अमृत महोत्सव जो है कब से कब तक के लिए आयोजित किया जाएगा ये जो अनाउंस किया गया है, तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, ठीक, गांधी जयंती तक आपका ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और मेन फोकस इसका यही है कि इसमें जो है नागरिकों को जोड़ा जाएगा, स्वच्छता के बारे में अवेयरनेस फैलाना, कचरा मुक्त शहर बनाने की जो है एक इनका इनिशिएटिव है उसको आगे बढ़ाना, है ना। और उसमें जो मेन फोकस होगा वो युवाओं को इसमें 15 दिनों तक एक तरीके से उनके बीच इन चीज़ों को अवेयर करके स्वच्छता को अचीव करना इसका लक्ष्य है। तो ध्यान रखेंगे स्वच्छ अमृत महोत्सव 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022 से 27 के लिए जो है लॉन्च की है? तो ये स्टेट है हमारा जो है गुजरात। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, इन्होंने अभी अजय देवगन के जो है प्रेजेंस में इस पॉलिसी को लॉन्च किया है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि जो गुजरात का जैसे डेजर्ट ऑफ कच्छ है ना, शिवराजपुर बीच है यहाँ पे, तो ये सब जो प्लेसेस ऐसे स्पॉट्स हैं विच कैन बी यूज्ड एज शूटिंग स्पॉट्स फॉर फिल्म्स, और जो लोकल वहाँ के लोग हैं उसको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए इस जो पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है उसका एक ड्राफ्ट मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? ठीक है, तो 5 मेंबर्स की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने अपने स्टेट में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है और इसको जो है लागू करने के लिए तो एक टारगेटेड जो ग्रुप्स हैं इन सबसे कंसल्टेशन और तमाम तरीके की जो है चीज़ों का अध्ययन करने के बाद इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। तो आपको पता होगा कि जो हमारा डीपीएसपी पार्ट 4 में है उसके आर्टिकल 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने का काम होता है। और जैसे एक स्टेट है गोवा, ठीक, वहाँ पे भी हमारा जो ये यूसीसी इम्प्लीमेंटेड है। हाल ही में किस देश ने अपने पहले पूर्ण रूप से सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन यानी कि जो ड्रोन का एक ग्रुप होता है कह लीजिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसका नाम है ये क्विमिंग जिंग 50, तो ऐसा नाम कहाँ होता है? चाइना में ही होता है। ठीक, तो इन्होंने लॉन्च किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण इसका किया, तो ध्यान रखेंगे अनमैन्ड व्हीकल है। सितंबर 2022 में भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है इसके साथ परामर्श की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये बताइए कि खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हेडक्वार्टर है रियाद में, सऊदी अरब, यानी कि सी ऑप्शन। अभी जो है हमारे भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो 2 दिन के दौरे पर थे इधर इस रीजन में गल्फ में। तो वहाँ पे इन्होंने जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं नायफ फलाह करके नाम उनका, तो वो और जयशंकर जी ने दोनों इस अंडरस्टैंडिंग पे साइन किए हैं। और इसमें जो रीजनल लेवल पे मुद्दे हैं और ग्लोबल कुछ इनिशिएटिव्स हैं उस पे जो है कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे ये MOU जो है साइन किया गया है। अगला देखिए, हाल ही में किस शहर में स्थित सेना अस्पताल में आरंभिक हस्तक्षेप केंद्र जो है प्रयास इसका नाम है, इसकी स्थापना की गई है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जिसका नाम है प्रयास। ठीक, ऐसा एक इंस्टीट्यूशन खोला गया है कहाँ पे? आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में है, जो ये पूरा एक रिसर्च एंड रेफरल काइंड ऑफ हॉस्पिटल है। तो यहाँ से डी ऑप्शन को चूज करेंगे। न्यू दिल्ली में इसको खोला गया है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का कि जो ये आर्मी मेंबर्स के जो बच्चे हैं अराउंड एज ऑफ 6 ईयर्स, तो उसमें जो
ऐसी डिफिकल्टी है जिसमें सेरेब्रल पाल्सी के रोगी हैं, ऑटिज्म की बीमारी है उनको, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, लैंग्वेज बोलने में डिलेज वगैरह है ना, तो इन सब की कंडीशंस को जो ट्रीट करने से संबंधित ये एक सेंटर जो है यहाँ पे इसको एक मॉडल सेंटर के रूप में खोला गया है जिसका नाम है प्रयास। तो ये टर्म यहाँ पे जो है इसको भी ध्यान रख सकते हैं, कभी इस रूप में भी आपसे पूछ सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कुछ एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस लिखे हैं, उसकी स्थापना का वर्ष है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी फाउंडेशन की थी दादा भाई नौरोजी ने 1866 में, ठीक है, यहाँ 56 लिखा है इस वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लंदन में इसकी फाउंडेशन हुई थी विद द हेल्प ऑफ सम इंडियंस एंड सम रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो यहाँ से ये गलत है, बाकी सब ऑप्शन को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कुछ बीमारियां हैं और किसकी कमी से वो होती हैं, एक तरीके से वो लिखा है। तो देखिए सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है कि जो ज़ीरोप्थैल्मिया की बीमारी होती है विटामिन बी की कमी से, तो ये गलत है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ये होता है, इसमें आंखों में जो है एक ड्राइनेस वाली सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो ये जो है गलत है। बाकी के ऑप्शन को देख लें, ये सब ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिए कुछ फसलों के रोग हैं और किस तत्व की कमी से होता है वो लिखा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत होगा। पत्ता गोभी में विप टेल नामक रोग होता है जिसमें जो इसकी लीव्स वगैरह होती हैं काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होती हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर एसिडिक सॉइल होती है जहाँ पे ये फसल है तो उसमें मॉलिब्डेनम की कमी से ये होता है। आयरन लिखा था, इस वजह से ये गलत है। पुस्तक हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो ये एक फेमस राइटर है रस्किन बॉन्ड, इनकी पुस्तक है। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है तो उसमें जो है किसको इंगित किया जाता है इस शब्द से? तो बुद्ध, धम्म और संघ, है ना। सी ऑप्शन देखिए, गौतम बुद्ध, धम्म यानी कि जो टीचिंग्स हैं और संघ यानी कि जो लोग संघ में रहते हैं। इसमें देखिए हमको सुमेलित करना है, शासक लिखे और उनकी जो संबंधित उपाधियां हैं उसके बारे में लिखा है। तो यहाँ पे अशोक की उपाधि थी प्रियदर्शी, है ना, तो ए का हो जाएगा 4। तो जैसे ये ए बी सी डी है, ठीक, तो यहाँ से 2 तो पहले गलत हो गए, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं कनिष्क के बारे में, तो कनिष्क की उपाधि हो जाती है देवपुत्र, है ना, तो ये हो जाएगा 3 नंबर। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके हिसाब से, और मैच करके देख लीजिए। यहाँ पे फिर से सुमेलित करना है, तो कुछ अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शंस और संबंधित शासक के बारे में लिखा है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़ते हैं समुद्रगुप्त से संबंधित है, तो ए का 1, तो पहले ऑप्शन से ही आपको उत्तर मिल जा रहा है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात हो रही है, तो उसके द्वारा जो स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां थी निम्न में से किसको प्रदान की गई थी? तो जैसे वर्तमान में आप देखते हैं ना रेसिड्यूरी जो हमारी सब्जेक्ट्स होते हैं लिस्ट उसके बारे में, तो उसी प्रकार से यहाँ 35 के एक्ट में जो उस समय की रेसिड्यूरी पावर्स थी वो गवर्नर जनरल जो है इसको दी गई थी, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ठीक है, तो अभी भी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 16 है, ठीक है, उसमें देखेंगे आर्टिकल बेसिकली ये 16 जो है आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक है। तो आर्टिकल 330 इटसेल्फ में आप देखेंगे तो जो रिजर्वेशंस के बारे में दिया गया है ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में इन द हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा, ठीक, तो ये प्रावधान यहाँ पे लिखा है, ऑप्शन ए को चूज करेंगे हम। अच्छा ये बताइए वर्तमान में एससी और एसटी के लिए जो है हमने पहले भी कई बार बताया कितनी सीट्स जो है लोकसभा में इन दोनों के लिए आरक्षित हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल की जो स्टैंडिंग कमेटी है इसकी मीटिंग्स करते हैं यूनियन होम मिनिस्टर, ऑप्शन डी जो करेक्ट हो जाएगा। अभी जो रिसेंट के हमने वीडियोस में भी कुछ हमारी इंटर स्टेट काउंसिल्स की मीटिंग्स के बारे में देखा है कहाँ कहाँ पे हुई, तो जरा बताइए तो किन किन लोकेशंस पे इनको आयोजित किया गया है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कुछ रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में लिखा है, तो यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरी पूर्णा है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, है ना, महानदी यहाँ लिखा है, ये गलत हो जाएगा। देखिए गवर्नर जनरल कुछ नाम दे रखे हैं उसको जो है क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो ये सब क्रम सही दे रखे हैं। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड है 73 से लेके 85 तक।
उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये 93 तक, उसके बाद जॉन शोर और फिर लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो 1 2 3 4 को हम चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से देखिए गवर्नर जनरल को क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले जॉर्ज बार्लो का टाइम पीरियड है ये 1807 तक। ठीक, उसके बाद जो है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स, फिर लॉर्ड हेमहर्स्ट और फिर इधर विलियम बेंटिक जो है ना 1828 के बाद से। तो यहाँ से हम ऑप्शन डी को चूज करेंगे। ठीक है, देखिए जो इंपॉर्टेंट ये सब गवर्नर जनरल वायसराय हैं, इनके टाइम पीरियड भी आपको याद रखने चाहिए। कई बार जो क्रोनोलॉजी या इस तरीके के इवेंट्स लगाने के क्वेश्चन जो है इससे सही हो जाते हैं आपके। अब अगले में देखिए फिर से वही है कि इनको फिर से क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो अब विलियम बेंटिक के बाद जो है ये चार्ल्स मेटकॉफ आ जाते हैं। ठीक, फिर लॉर्ड ऑकलैंड, उसके बाद जो है यहाँ पे फिर लॉर्ड एलनबरो आएंगे। तो इसमें 1 2 4 और फिर 3 है ना। एलनबरो के बाद लॉर्ड हार्डिंग, फिर उसके बाद लॉर्ड डलहौजी। तो ये कुछ क्रम होगा, तो यानी कि इसमें से सी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। अब यहाँ पे वॉइसरायर्स को क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो लॉर्ड डलहौजी के बाद यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, 56 से 1856 से। फिर जॉन लॉरेंस, फिर आपका ये मेयो और फिर नॉर्थब्रुक, यानी कि कौन सा करेक्ट हो गया हमारा इसमें से बी ऑप्शन। इनके टाइम पीरियड की पूरी लिस्ट एक बार प्लीज देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो नाम है आपसे पूछे जाते रहते हैं। अब इनको फिर से वॉइसरायर्स को क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो देखिए इसमें जाहिर सी बात है सबसे लास्ट में कर्जन का ही नाम आएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पे उससे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसमें लॉर्ड लिटन पहले आ जाएंगे, फिर लॉर्ड रिपन, फिर डफरिन कांग्रेस के फॉर्मेशन के टाइम पे, और फिर ये यहाँ पे कर्जन। ठीक, तो कौन सा करेक्ट हो रहा है 2 1 3 4, यानी कि डी ऑप्शन। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है कि नॉर्थ से साउथ जो है इन राज्यों को लगाना है क्रम में। तो नॉर्थ ईस्ट का मैप आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, इधर म्यांमार के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं स्टेट्स। उसके बाद नागालैंड है। ठीक, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम है ना। तो यहाँ पे 2 3 4 और उसके बाद इधर मेन लैंड में आ जाएंगे तो उड़ीसा है ना। तो एक तो कौन सा करेक्ट हो गया, डी वाला है ना। डी नहीं, सॉरी 2 3 4 1 बी वाला। अब ये कुछ परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं भारत के, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे उत्तर में होगा आपका नरोरा, इधर उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर वाला है। तो सबसे नॉर्थ में यही होगा, क्योंकि ये सब के सब नीचे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 हमारा जो है ये करेक्ट होगा। अब कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उसको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है भारत के। तो देखिए जो सलाल जल विद्युत परियोजना है ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी से संबंधित है। तो सबसे ऊपर तो यही आ जाएगा। ठीक, 1। उसके बाद है सरदार सरोवर, ये जो हमारा बांध है गुजरात में। उसके बाद शिव समुद्रम महाराष्ट्र में, तो ये इसके नीचे, तो यानी कि 1 3 2। और फिर लास्ट में कोयना की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक, तो 4। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला। नहीं, एक सेकेंड रुकिए। सबसे नॉर्थ में आ गया आपका सलाल। ठीक, 1। उसके बाद सरदार सरोवर गुजरात, फिर कोयना है आपका महाराष्ट्र में। हाँ, तो ये आ जाएगा पहले 4, और फिर शिव समुद्रम कावेरी वाला कर्नाटक में। तो 1 3 4 2, यानी कि सी ऑप्शन। अब यहाँ पे कुछ ऑयल रिफाइनरीज हैं, इसको नॉर्थ से साउथ लगाना है, तेल शोधनगार जो हैं। तो सबसे नॉर्थ में तो मथुरा में ही आ गया हमारा। ठीक, तो 2 नंबर, यानी कि बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहीं 2 से स्टार्ट तो हो ही नहीं रहा है। उसके बाद गुजरात में जामनगर, फिर मुंबई है, और ये चेन्नई में, यहाँ पे तमिलनाडु में नागपट्टनम। ठीक, अब कुछ झीलें हैं, उसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमको लगाना है। तो देखिए सबसे उत्तर में जो ये फरीदाबाद में है, सूरज कुंड हरियाणा में है ना। तो यही हो जाएगा 4th नंबर। तो 4th सबसे पहले है डी ऑप्शन में, तो यहीं से हमारा ये उत्तर निकल के आ गया। ठीक, जैसे पिछोला राजस्थान में है। ठीक है, बाकी के बारे में आप जानते ही हैं। अब इन राजधानियों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक, तो वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे वेस्ट में गुजरात कैपिटल गांधीनगर, फिर मध्य प्रदेश यानी भोपाल। तो 1 2 3 ये सब क्रम सही है। अगरतला ये त्रिपुरा का हो जाएगा, और नागालैंड की कोहिमा। ठीक, अब इन बंदरगाहों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले आएगा गुजरात में कांडला। ठीक, फिर मार्मुगांव गोवा में, फिर पारादीप यहाँ उड़ीसा, और फिर ये वेस्ट बंगाल में कोलकाता। तो यानी कि 3 4 1 2, डी ऑप्शन।
सिंधु सभ्यता के स्थलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है, तो नॉर्थ से साउथ, यानी कि सबसे पहले आएगा रोपड़, है ना, पंजाब में, फिर बनावली और राखीगढ़ी ये आपके जो है ये क्रम से हैं हरियाणा में, तो 2, 3, 4 और फिर आलमगीरपुर इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ के रीजन में। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैदिक काल के महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो जैसे मान लीजिए एक रफली इंडिया का ऐसा मैप ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे कंबोज का साइड हमारा हो जाएगा, इधर बीच में हरियाणा के रीजन में कुरुक्षेत्र, फिर जो है इधर काशी हो गया, और अस्मक जो है इधर महाराष्ट्र के रीजन में, है ना। तो 2, 3, 1 और 4 ये हमारा बन रहा है। इस सारे जितने भी हमारे 16 महाजनपद हैं, इसको मैप में एक बार देख लेंगे तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस हैं कुछ, तो इसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है, तो ये सब क्रम से ही दिए हैं। देखिए जितने भी हमारे ये इंस्क्रिप्शंस हैं वर्तमान के किस राज्य में है, इसकी एक लिस्ट बना के जरा कमेंट करके आप बताइए। तो इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफाओं को कालानुक्रम में सजाना है, तो देखिए जो इस्लाम के धर्म के उदय के बाद जो शुरू के 4 खलीफा हैं, है ना, इनके नाम यही लिखे हुए हैं, अबू बकर, उस्मान, अली और उमर। ठीक, तो सबसे पहले हैं अबू बकर, फिर उमर, तो 1, 4, उसके बाद उस्मान और फिर अली, है ना, तो 1, 4, 2 और 3। दिल्ली सल्तनत के ये जो राजवंश हैं, इनका जो शासनकाल रहा वर्षों में, तो उसके हिसाब से अवरोही क्रम हमको चुनना है, तो 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर है। तुगलक वंश, क्योंकि जो है इसका टाइम पीरियड है 1320 से लेके 1414 तक। फिर मामलूक वंश की अगर हम बात करें इधर सबसे पहला, तो 1206 से 1290 तक है ये। ठीक, लोधी की बात कर लें तो 1451 से 1526 तक ये आखिरी रहे थे, और उससे इधर पहले सैयद की बात करें तो 1414 से लेके 51 तक रहे थे। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित जैव आरक्षित क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है, तो बायोस्फीयर रिजर्व है ये। इसको मैप में आप देखेंगे तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊपर आएगा डिब्रू साइखोवा जो कि असम में है, फिर ये नोकरेक मेघालय में आ जाएगा, पचमढ़ी मध्य प्रदेश, फिर लास्ट में साउथ इंडिया में नीलगिरी। तो 1, 2, 3, 4 ये भी क्रोनोलॉजी जो है क्रम सही दे रखी है। अब हिमालय की इन देखिए माउंटेन रेंजेस को ऊंचाई के अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे जो ऊंचा एलिवेशन है कंचनजंगा का है, ये अराउंड 8586 मीटर्स में हम देखेंगे, तो सबसे ऊंचा ये है। इसके बाद आता है हमारा मकालू जो कि करीब 8485 के आसपास है। फिर आएगा आपका जो है नंगा पर्वत, ये 8126 मीटर्स के आसपास इसकी हाइट है, और फिर अन्नपूर्णा ये अराउंड 8091 है। ठीक, तो यानी कि डी ऑप्शन हमें इस हिसाब से मिल रहा है, इसको चूज करेंगे। निम्नलिखित राजधानियों में से कौन कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? ठीक है, तो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे आप देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है इंडिया में से। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से अगर हम देखना शुरू करें तो मिजोरम और त्रिपुरा को पास करते हुए जब वेस्ट बंगाल पास कर रहा है, तो ये कैपिटल हमारी कोलकाता जो है ये नीचे है। ठीक, तो यही साउदर्न होगी, बाकी की सब जो है ऊपर है। निम्नलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे जो है बड़े से छोटा अगर हम देखें तो सबसे बड़ा, तो जैसे अब इधर पूरे से हम बात कर लें शुरू से, तो एशिया, फिर अफ्रीका, है ना, तो यहाँ से 2 ले लेंगे, फिर नॉर्थ अमेरिका रीजन आ जाएगा 3, फिर साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, है ना, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऐसे हमारा क्रम है। तो यहाँ से कौन सा हमको मिल रहा है 2, 3, 1, 4 यानी बी ऑप्शन। निम्नलिखित मरुस्थलों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमको, तो यहाँ पे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर इसका भी लगाना है। तो देखिए इसमें से सबसे बड़ा तो हो जाएगा आपका सहारा। ठीक, बाकी 3 को एरिया वाइज यानी कि इसमें से सही उत्तर आप कमेंट करके उसका रिस्पेक्टिव कितना स्क्वायर माइल्स का एरिया है वो भी आप हमको कमेंट करके बताइए। ठीक, तो यहाँ तक हमने आज के वीडियो में 50 क्वेश्चंस को देखा आपने। ठीक, सारे क्वेश्चंस को आप देख लें, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसको प्लीज बताइएगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।